एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मानवीय तथा संगठनात्मक संघर्ष। इसका लेक्चर 3। लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को संघर्ष के विभिन्न कारण, संघर्ष की प्रक्रिया, संघर्ष की विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी है, इसके बारे में चर्चा की थी। संघर्ष समाधान का अभिगम, अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। प्रबंधकों को सदैव ही किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष के समाधान की खोज का कार्य थोड़ा रचनात्मक और सरल हो सकता है यदि संघर्ष का एनालिसिस करके उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जा सके। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण है वो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार के वर्गीकरण की एक प्रॉपर योजना रखी जा सकती है, वो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, क्या संघर्ष के पक्षकारों में क्रियाविधि से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के संबंध में सहमति अथवा असहमति है। नेक्स्ट है, विधि से प्राप्त परिणामों के संबंध में कितनी अनिश्चितता अथवा अनिश्चितता है, इसका भी निर्धारण किया जाना होता है। नेक्स्ट है, ये जो उपयुक्त दोनों प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर विकट परिस्थितियों में ही स्पष्टता हाँ या ना में होंगे, अतः उन्हें एक मैट्रिक्स के अनुसार बैठाने की कोशिश की जानी चाहिए। वो मैट्रिक्स, उस जो मैट्रिक्स है उसमें निम्न बातें होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम। यदि संघर्ष के पक्षकार क्रियाविधि में प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के संबंध में सहमति रखते हैं तो, और साथ साथ ही क्रियाविधि से प्राप्त होने वाले परिणाम भी निश्चित हो, तो ऐसी परिस्थिति में समाधान की खोज का जो कार्य है वो काफ़ी सरल हो जाता है। ऐसी स्थिति मौजूद है तो यह मानना पड़ेगा कि सारा संघर्ष ही किसी गलतफहमी या भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ है। यदि सही तथ्य पक्षकारों के समक्ष रख दिए जाएं और वे उचित बात को स्वीकार कर लेंगे, ऐसी स्थिति में एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार समाधान की खोज का कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवेक का प्रयोग। नेक्स्ट स्थिति में जिसमें संघर्ष के पक्षकार उद्देश्यों के संबंध में तो कंसेंट रखते हैं, लेकिन क्रियाविधि से प्राप्त होने वाले परिणामों के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। यह स्थिति पहली स्थिति से थोड़ी जटिल है। यहाँ पर पक्षकार विवेकी तो है, परंतु उसमें इस बात की सहमति नहीं है कि विभिन्न जो अवेलेबल विकल्प है उनमें कौन सा विकल्प श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर समाधान की खोज करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। परीक्षण के तौर पर किसी एक विकल्प का चुनाव किया जा सकता है और जो उपलब्ध परिणामों और अनुभव के आधार पर समाधान की खोज की जा सकती है। नेक्स्ट है सौदेबाजी। थर्ड स्थिति में जहां संघर्ष के पक्षकारों में उद्देश्यों के संबंध में असहमति है, लेकिन क्रियाविधि से प्राप्त होने वाले परिणामों के संबंध में निश्चितता है, तो इस प्रकार के संघर्ष काफ़ी जटिल होते हैं। प्रबंध और श्रम संघर्षों के विचार सामान्यतः इसी श्रेणी में आते हैं। दोनों ही पक्षकार यह जानते हैं कि मांग पत्र में वर्णित मांगों के स्वीकार करने के क्या परिणाम होंगे। उनमें उद्देश्यों के संबंध में असहमति होती है। संघर्ष की ऐसी स्थिति में सौदेबाजी अथवा पंच निर्णय का मार्ग ही शेष रहता है। एंड लास्ट है किसी तरह पार लगाना। संघर्ष की अंतिम स्थिति सबसे जटिल स्थिति होती है। यह स्थिति पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति है, जहाँ न तो उद्देश्यों के संबंध में सहमति है और न ही परिणामों की निश्चितता है। इस प्रकार के संघर्षों से किसी तरह से पार लगाने का प्रयास किया जाता है। एक विकल्प पर थोड़ा कार्य किया जाता है, परिणामों का एनालिसिस किया जाता है, और यदि वे आशानुकूल स्थिति में न रहें तो उसे बीच में ही छोड़कर
दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ा जाता है। यह स्थिति ठीक ऐसे ही है मानो एक आदमी अंधेरे में रास्ता टटोल रहा है। उसे नहीं मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और न उसे मालूम है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो इस प्रकार के जो चारों पॉइंट्स हैं उसको इस चित्र की सहायता से दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संघर्ष समाधान हेतु की जाने वाली कार्यवाही को दो भागों में बांटा जा सकता है। संघर्ष की जानकारी करना और दूसरा है संघर्ष समाधान हेतु विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें संघर्ष की जानकारी करना। डिस्कवरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष समाधान के लिए सॉल्व के लिए यह आवश्यक है कि पहले संघर्ष की प्रकृति, कारणों, उत्पत्ति की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि संघर्ष की जड़ में पहुंचे बिना उसके स्थायी समाधान का प्रयास संभव नहीं है। बड़े संगठनों में संघर्ष की जानकारी के लिए संप्रेषण के कई मार्गों को अपनाया जाता है। उसमें से कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है परिवेदना निवारण पद्धति। एक संस्थान में कर्मचारियों द्वारा प्रबंधकों के समक्ष अपने असंतोष को व्यक्त करने का मुख्य साधन परिवेदना निवारण पद्धति है। जिन संस्थानों में परिवेदना निवारण पद्धति का ठीक ढंग से पालन किया जाता है और कर्मचारी अपने असंतोष को उच्च अधिकारियों को व्यक्त करने का साहस करते हैं, तो उनमें संघर्षों की आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन भी संघर्षों की जानकारी प्राप्त करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। एक योग्य और अनुभवी जो सुपरवाइजर है वो अपने नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से उनमें जो व्याप्त असंतोष है उसका आभास कर लेता है, जो आगे चलकर संघर्ष का कारण बनता है। संस्थान में जिन कर्मचारियों को आवश्यक अभिप्रेरणाएं प्रदान नहीं की जाती है या अभिप्रेरणाएं प्रदान करने में पक्षपात का उपयोग किया जाता है, तो उनके व्यवहार में बदलाव आना और उनमें असंतोष की भावना जागृत होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है सुझाव पेटिकाएं। संघर्षों की जानकारी सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। संघर्ष की जानकारी हेतु जिन सजेशन बॉक्सेस का उपयोग किया जाता है उन्हें नियंत्रण पेटिकाओं के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जिन संस्थानों में गुमनाम नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सभी प्रकार के संघर्ष आसानी से प्रबंधकों की जानकारी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है खुली द्वार नीति। प्रबंधकों द्वारा संघर्षों की जानकारी के लिए अपनाई गई विधियों में से यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। इसके अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों के लिए अपनी समस्याओं, शिकायतों, परिवेदनाओं आदि को प्रस्तुत करने के लिए सदैव खुले रहते हैं। वास्तव में इस नीति के माध्यम से संघर्षों की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन अधीनस्थों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रबंधक की क्रमबद्धता के कारण उच्च स्तरीय अधिकारियों से किसी भी बिंदु पर विचार विमर्श करने के लिए अथवा असंतोष व्यक्त करने के लिए कर्मचारियों को कई अधिकारियों से गुजरना पड़ता है, जो एक आसान कार्य नहीं है। नेक्स्ट है मानव संसाधन सलाहकार। कर्मचारियों को विभिन्न मामलों पर पर्याप्त और आवश्यक सलाह देने के लिए कुछ बड़े आकार के संस्थानों में मानव संसाधन सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। ये सलाहकार प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होने के कारण कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर समय समय पर सलाह देते रहते हैं। संस्थानों में कुछ कर्मचारी इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि वे अपनी समस्याओं, शिकायतों, परिवेदनाओं आदि को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने में कतराते हैं या साहस नहीं करते हैं। तो ऐसे कर्मचारी संस्थान के बाहरी व्यक्तियों जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं से बिना किसी संकोच के अपना असंतोष व्यक्त करते हैं
जिसके कारण इन सलाहकारों को उन कारणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है जिनसे संघर्ष जन्म लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों से साक्षात्कार। कभी कभी संघर्ष काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेता है कि संघर्ष से संबंधित पक्षकार जो कर्मचारी है वो संस्था में नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार संस्था छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों से उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के पूर्व साक्षात्कार के माध्यम से उन डिफरेंट कारणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिनकी वजह से संघर्ष का जन्म हुआ है और वे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हुए हैं। यद्यपि यह साक्षात्कार त्यागपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी कर्मचारियों को तो त्यागपत्र वापस लेने के लिए सहमत नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ को अवश्य राजी किया जा सकता है और संघर्षों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान की तकनीकें। टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन। संघर्ष के समाधान के लिए डिफरेंट टेक्निक्स काम में ली जाती है। वो डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें समस्या का हल निकालना। संघर्ष समाधान की इस तकनीक का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें समस्या का मुकाबला किया जाए। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समायोजित करने के स्थान पर समस्या पर सीधे और सामने की ओर से धावा बोल दिया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि कौन सा पक्षकार सही है, कौन सा गलत है, कौन हारता है और कौन जीतता है, बल्कि समस्या का स्थायी हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है अधियत्नाक्रम उद्देश्य। अधियत्नाक्रम उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य है जो संघर्ष के दोनों पक्षों के लिए समान रूप से प्रिय है, जिसे बिना एक दूसरे के सहयोग के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य में दो तत्व निहित होते हैं। पहला है उद्देश्य की सर्वमान्यता अथवा अंतर्निर्भरता। पक्षकार उद्देश्य की प्राप्ति को जितना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और अंतर्निर्भरता की मात्रा जितनी अधिक व्यापक हो, संघर्ष का समाधान ढूंढ निकालना उतना ही सरल होगा। देश पर जब बाह्य संकट और विदेशी आक्रमण होता है तो हड़ताल, तालाबंदी आदि स्वतः वापस ले ली जाती है, क्योंकि देश की रक्षा सभी संघर्षरत पक्षकारों के लिए एक अधियत्नाक्रम उद्देश्य होता है। इसी प्रकार किसी उपक्रम का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है तो जो श्रमिक संगठन है वो स्वेच्छापूर्वक मजदूरी कम करने, कार्य के घंटे बढ़ाने, अधिक प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेन उद्देश्य क्या होता है, संस्था के अस्तित्व को बचाना होता है, जिसमें पक्षकारों का सामान्य हित होता है और बिना किसी पारस्परिक सहयोग के उसे प्राप्त करना असंभव होता है। नेक्स्ट है साधनों का विस्तारण। यदि संघर्षों का जन्म साधनों की कमी के कारण हुआ है तो साधनों का विस्तारण संघर्ष समाधान का एक सर्वमान्य उपाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। इसमें न तो संघर्ष समाप्त होता है, न ही परिवर्तन की जो विधि है उसका स्थायी रूप से प्रयोग संभव है। फिर भी समाज में दिन प्रतिदिन इस तकनीक के प्रयोग के कारण यहाँ पर इसे स्थान देना आवश्यक समझा गया है। नेक्स्ट है शांत करना। इस विधि का प्रयोग करते समय सामान्य हित की बातों को उभारा जाता है और मतभेद के बिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जाता है और अंततः सामान्य हित के बिंदुओं पर कोई न कोई सॉल्यूशन प्राप्त होने की आशा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समझौता करना। संघर्ष के पक्षकारों द्वारा समझौता स्वयं अथवा बाह्य हस्तक्षेप अथवा दबाव अथवा पंच निर्णय या सौदेबाजी के माध्यम से किया जाता है। समझौते में प्रत्येक पक्षकार को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समर्पण करना पड़ता है, इसमें हार जीत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्तावादी निदेशन। संगठन की संरचना अधिकारों की श्रेणीबद्धता के आधार पर की जाती है। श्रेष्ठाधिकारी का अपने अधीनस्थ अधिकारियों को
आदेश निर्देश प्रदान करने का अधिकार होता है। अतः संघर्षरत पक्षकारों को श्रेष्ठाधिकारी निर्देश प्रदान कर संघर्ष को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय चल में परिवर्तन करना। मानवीय चल में परिवर्तन करने से तात्पर्य संघर्ष के पक्षकारों के व्यवहार, मान्यता और मूल्यों में परिवर्तन करने से है। यह तकनीक संघर्ष के स्थायी हल पर बल देती है, लेकिन संघर्ष समाधान की यह विधि अधिक लंबी चलने वाली और मोर एक्सपेंसिव है। एंड लास्ट पॉइंट है संरचनात्मक चल में परिवर्तन करना। संघर्ष संरचनात्मक तत्व की कमी अथवा दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनकी दृष्टि में संघर्ष समाधान की यह भी एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज का अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।